हेलो स्टूडेंट। आज का क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और फिर हम 4-5 क्लासेज में या फिर छोटी छोटी क्लासेज में आपके एक एक टॉपिक के या दो दो टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देख लेते हैं ओवरव्यू कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है और केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है। तो हम केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। तो जैसा कि नाम ही है चैप्टर का कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो हमें इसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। इसमें आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया है। फिर पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। फिर पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। फिर संतुलित किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और इसका क्या महत्व है। फिर भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यह आपका रासायनिक समीकरण के अंदर ही आएगा। फिर हम अभ्यास के पाठगत प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे एक एक करके। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर आपका आता है विस्थापन, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर आपका उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। और भी इसके प्रकार होते हैं, और भी ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। फिर इसमें एक और टॉपिक आपका आएगा अभिक्रियाओं के अंदर, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आपके दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव उपचयन अभिक्रियाओं का क्या क्या प्रभाव है, संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है इस चैप्टर के अंदर। फिर इसके जो पाठगत प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे हम, और आप लोग खुद से अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और फिर अभ्यास के प्रश्न का PDF मैं आपको दे दूँगी और आप लोग करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग पूछेंगे। अभी हम आज की क्लास में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है, जो हम इस चैप्टर को पढ़ के, मतलब पहला इंट्रो इसका पढ़ के जान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें दिया है, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। पहला है कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। तीसरा, अंगूर का किण्वन होता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। कैसे पचा लेता है? हम सांस लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जब चीज़ें होती हैं तो क्या होता है। तो एक बार आप सोचिए कि जब हम गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देते हैं बिना गर्म किए तो क्या होता है, फट जाता है दूध। लोहे का कील या तसला या फिर लोहे की बनी चीज़ें जो अगर हम आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं ऐसे ही बिना केयर किए, तो क्या होता है, उस पर जंग लगती है। अंगूर का किण्वन, अंगूर को आप ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है, उसी को किण्वन कहते हैं। भोजन का पकाया जाना, भोजन आप जैसे सब्जी काटते हैं और फिर सब्जी को पका लेते हैं तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है,
हमारा शरीर जो होता है, आप कुछ खाते हैं और उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कैसे निकाल लेता है, तो कैसे भोजन का पाचन होता है, ये सारी चीज़ें। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। मतलब आप ये सारी परिस्थितियाँ आप देखते हैं, जैसे दूध कमरे के टेम्परेचर पे अगर आप दूध को छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पहले प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति होती है और बाद की जो प्रकृति होती है, कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सब में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है? तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो 4 चीज़ें हो सकती हैं उसमें। पहला क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। मतलब अगर वो सॉलिड ठोस अवस्था में है तो हो सकता है द्रव अवस्था में या फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। और अगर मतलब इसी वाइस वर्सा ठोस, द्रव, गैस का एक दूसरे पे परिवर्तन हो सकता है, तब पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। अगर ट्रांसपेरेंट है तो कलर्ड हो सकता है, कलर्ड है तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। गैस का निकास तथा उत्सर्जन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है तो हो सकता है कि गैस का निकास हो, गैस निकले। तापमान में परिवर्तन, तापमान बढ़ सकता है, कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं, एक या एक से अधिक चीज़ें होती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया कुछ अलग तरह के विभिन्न गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं। अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ मिलके एक अलग गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसमें एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बाकी सारे क्रियाकलाप आप पढ़ेंगे आसानी से समझ जाएंगे। मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल से रगड़ के साफ़ करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 है, रेगमाल से 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ़ कर लीजिए। ठीक है, फिर इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैम्प या बर्नर से इसका दहन करिए। इस पर बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखें। तो ये एक क्रियाकलाप है जिसमें क्या किया गया है, मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले साफ़ किया गया है। मैग्नीशियम रिबन को साफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है बहुत ही क्रियाशील तत्व होता है और इसको रगड़ के साफ़ करते हैं, जिससे क्रियाशील होता है। इसलिए क्या करता है कि मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील तत्व होता है। ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड की परत जम जाती है इसके ऊपर। तो इसको जब ऑक्साइड की परत जम जाएगी तो आसानी से इसको जला नहीं पाएंगे। इस वजह से इसको रगड़ के साफ़ करते हैं, जिससे इसकी परत हट जाती है और ये सीधे सीधे ऑक्सीजन के टच में आएगा और जलेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम एक अलग गुणधर्म वाला है और ऑक्सीजन अलग गुणधर्म वाला, और दोनों जब मिल के रासायनिक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो जो उत्पाद बनता है उसका गुणधर्म अलग होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब आप कोई भी समीकरण, जैसे कि आपने अभी एक क्रियाकलाप में देखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए अगर आप ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम को जलाते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। मतलब आपको काफ़ी उसमें समय भी लगेगा और आपका स्पेस भी लगेगा। तो उसको कम करने के लिए, स्पेस कम करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए, जब किसी भी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी को कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वही आपका रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण में कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लीजिए। रासायनिक समीकरण, जैसे ये एक रासायनिक समीकरण है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू
एरो का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं। मैग्नीशियम अलग है और ऑक्सीजन अलग है, और ये एरो का निशान के लेफ़्ट साइड में है, मतलब लेफ़्ट साइड, और एरो के निशान के राइट साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं, और राइट हैंड साइड में हमें रिजल्ट मिलता है, वो होता है उत्पाद। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड, और एक से अधिक अभिकारक अगर होंगे, एक से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, और एक से अधिक अभिकारक अगर होंगे तो हम उनको प्लस सिंबल से दर्शाएंगे, प्लस लगा के उसको दर्शाएंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। और एरो का निशान हमेशा आपका क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ होता है, मतलब जो भाग लेता है और जो बनता है। तो जो भाग ले रहा है वो क्या है, अभिकारक है, और जो बन रहा है, रिजल्ट है, वो उत्पाद है। और एरो का निशान हमेशा अभिकारक से उत्पाद की तरफ होता है। राइट हैंड साइड में आपका जो उत्पाद बनता है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। एक से अधिक होगा तो प्लस का सिंबल लगा के उसको दर्शाएंगे। तो ये हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक, राइट हैंड साइड में उत्पाद बनता है। तीर का निशान हमेशा अभिकारक से उत्पाद की तरफ लगता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। जब अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने क्या लिखा था, हिंदी में लिखा था। ठीक है, इसको हिंदी या इंग्लिश में लिखा था। जब रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए क्या करते हैं, प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को हम जानते हैं कि O2 से प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको प्रतीकात्मक फॉर्म में लिखा हमने, तो क्या बना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसको प्रतीकात्मक फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि मतलब कम जल्दी से आप इसको लिख पाते हैं, इस वजह से इसका उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। तो देखिए, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या पढ़ा था आपने कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही क्या होता है, उत्पाद का द्रव्यमान होता है। ठीक है, जितने अभिकारक भाग लेंगे और उसका जो रिजल्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, उसका द्रव्यमान जो होगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है कि संतुलित रहेगा तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होगा वो फॉलो होगा। ठीक है।